मेरे साथ साथ फाइल करिए अपनी ITR 4। अगर आप बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं आप, या फिर अगर आपका 194J में TDS कटता है तो भी यही रिटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है, या आप फ्रीलांसर हैं, बहुत सारे पर्सन्स जिनका बिजनेस है, प्रोफेशन है, साथ ही अगर आपकी सैलरी की इनकम है, कुछ अदर सोर्स की इनकम है, तो इस केस में आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ये वीडियो है लाइव फाइलिंग की वीडियो, मेरे साथ साथ फाइल करिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको साथ साथ गाइड करती रहूंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि यहाँ मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ और सभी पर्सन्स के लिए है ये वीडियो, तो इसीलिए थोड़ी सी लंबी है। मेक श्योर एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपको अपनी ITR फाइल करने में दिक्कत आए, खुद से नहीं हो पा रही है, कंफ्यूजन है, टाइम नहीं है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रही है वेबसाइट www.legalsahayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए ITR 4 और ITR 1 दोनों अवेलेबल हो चुकी हैं। ITR 1 अगर आपको फाइल करनी है तो ये वीडियो यहाँ मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। ITR 4 बेसिकली सैलरीड पर्सन के लिए या फिर सिर्फ आपकी अदर इनकम ही है तो उस केस में रिलेवेंट है। ITR 4 को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको लॉग इन करना है। कहाँ? www.incometaxindiaefiling.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। यहाँ आने पर मेक श्योर आप यहाँ पे रजिस्टर हो। रजिस्टर नहीं है तो डोंट वरी, यहाँ पे ऑप्शन है रजिस्टर करने की, बहुत ही इजी है। मोबाइल, ईमेल आईडी, पैन, आधार और आपका एड्रेस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और यहाँ पे आप इजीली रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की वीडियो देखनी है तो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। अब हम कर रहे हैं लॉगिन। तो रजिस्टर करने के बाद आपको करना होगा लॉगिन। लॉगिन के लिए आपको क्या चाहिए? आपका यूजर आईडी जो होगा आपका पैन, जो पासवर्ड आपने रीसेट किया है, कैप्शन एंटर करके लॉगिन कर लीजिए। चलिए जल्दी से क्विकली मैं कर रही हूँ लॉगिन। लॉगिन करते ही यही पेज आपके सामने आ रहा होगा। अब यहाँ जो ऑप्शन दी है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने आ गई है ये स्क्रीन। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है जो है 2021। केयरफुली असेसमेंट ईयर चूज करना। ITR के फॉर्म, अभी यहाँ पे 2 ही ITR शो हो रही हैं, फ्यूचर में और भी ITRs आ जाएंगे, बट आप यहाँ से ITR 4 केयरफुली चूज कर लेना। ओरिजिनल एंड रिवाइज एक ही ऑप्शन आ रही है, उसे चूज करिए एंड देन आपको पहली ऑप्शन चूज करनी है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। नीचे आपको बताया जा रहा है कि ITRs में आजकल बहुत सारा डेटा ऑटो फिल होके आता है, तो मेक श्योर आप उस सारे डेटा को क्रॉस चेक जरूर कर लें। वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप उसे एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं, मैं आपको बताती रहूंगी कौन सा डेटा होगा ऑटो फिल। नीचे आएंगे आपके बैंक जो आपने लास्ट ITR में शो किए होंगे। अगर फर्स्ट टाइम ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई बैंक डिटेल नहीं आएगी, फिर आपको ITR में फिल करनी होगी। जितने भी आपके नाम पे बैंक अकाउंट है सभी आपको ITR में शो करने होते हैं। कोई भी एक अकाउंट, यहाँ पे एक प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है, उसे मैं चूज कर रही हूँ रिफंड के लिए। अभी अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है तो एक अकाउंट को आपको प्री वैलिडेट करना होता है। प्री वैलिडेशन कैसे होता है उसकी सेपरेट वीडियो मैं आपको अपने चैनल पे दूंगी। तो मेक श्योर एक अकाउंट, बैंक अकाउंट आप यहाँ से चूज कर लें और क्लिक कर लें कंटिन्यू पे। आई एग्री कर लें, कंटिन्यू कर दें। तो हम आ गए हैं ITR 4 के फॉर्म पे। यहीं से हमारी होगी फाइलिंग। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, सेव ड्राफ्ट जरूर करते रहिए और बैक बटन को यूज मत करिए। चलिए अब हम आ रहे हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन की टैब पे। और ITR 4 कौन पर्सन फाइल कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दिए हैं। फिर भी आपको बेसिकली दोबारा बता दूंगी कि इंडिविजुअल HUF 4 फॉर्म के लिए ये फॉर्म है जिनकी इनकम है अप टू 50 लाख। अब यहाँ पे इनकम वर्ड लिखा है 50 लाख, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, टर्नओवर की लिमिट तो 2 करोड़ थी, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप सेक्शन 44 AD में ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट है अप टू 2 करोड़ और इनकम जो आप दिखा रहे हैं ना, टर्नओवर पे जो आपका प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं उसकी लिमिट है 50 लाख। और ये सभी सोर्सेज की इनकम को ऐड करके होगी। ग्रोस इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं देन यू कैन यूज दिस फॉर्म। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेजरली इसे स्मॉल बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स जैसे कि CA, CS, डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स और साथ ही जिनका सेक्शन 194 में TDS कटा है जैसे कि फ्रीलांसर्स, ऐसे पर्सन इसे यूज करते हैं। चलिए अब हम पहली टैब यहाँ पर समझ रहे हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन की। जर्नल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा,
पैन ऑटो फिल आएगा, क्योंकि आपने जब रजिस्टर किया था ना यहाँ पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो बहुत सारी डिटेल आपने वहां डाल दी थी, डेट ऑफ बर्थ डाल दी थी, तो वो सभी यहाँ ऑटो फिल है। पर इसमें से कुछ चीजें एडिटेबल भी है, जैसे कि आप एड्रेस को एडिट कर सकते हैं, कई एड्रेस चेंज होता रहता है, कोई इशू नहीं है। आधार भी आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा, एडिटेबल नहीं होगा। और जो स्टेटस है ना, यहाँ पर जो स्टेटस की ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिकली आपके पैन के बेसिस पर सिलेक्ट होके आएगी, आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। तो जो पैन होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर स्टेटस होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको जरूर डालनी है, एक्टिव डालनी है, तो एडिट करने की भी ऑप्शन है, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज में आपको IHR-4 फाइल करना सिखा रही हूँ, इसीलिए लाइक के बटन पे पहले जल्दी से क्लिक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और भी बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं CA गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। अब नीचे जो डिटेल है वो है एम्प्लॉयमेंट की। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका बिजनेस के साथ सैलरी भी है तो आप इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते, तो इसमें सैलरी को दिखाने की भी ऑप्शन है, इसीलिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा गया है। तो आप चूज कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से जो आपको यहाँ दिख रही हैं। अगर आप पर सैलरी एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। फील्ड अंडर सेक्शन 139(1) आ रहा है, अभी हम बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं, आफ्टर ड्यू डेट करोगे तो अलग सेक्शन है, रिवाइज करने के लिए सेक्शन अलग है। और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए, यानी आपने रिक्वेस्ट की थी पुरानी आइटर फाइल करने के लिए, तो अब वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब जो 3 नीचे आप यहाँ पर बाइफिकेशन देख पा रहे हैं, ये 3 नए डिस्क्लोजर हैं, बट ये डिस्क्लोजर उन्हीं पर्संस को करने हैं जो वैसे तो रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं थे, बट बिकॉज उन्होंने किसी एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, या फिर उनकी फॉरेन ट्रेवल पे जो एक्सपेंस है वो 2 लाख से ज्यादा हो गया, या फिर उनका प्रीवियस ईयर में जो बिजली बिल है वो 1 लाख से ज्यादा का आ गया। तो इस केसेस में वेदर वो आइटर फाइल करने के लिए लायबल नहीं है, उन्हें रिटर्न भरनी पड़ेगी, तो इस केस में वो चूज करेंगे यस, और फिर नीचे की डिटेल्स फर्निश करेंगे। पर अगर आपके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आप नो कर दीजिए। तो ये उन्हीं पर्संस के लिए एप्लीकेबल है जो इन तीनों कंडीशन की वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नीचे की डिटेल्स ऑटो फिल होंगी जब आप रिटर्न फाइल कर लेंगे। अब बात करते हैं जो ये वाली कंडीशन है, वेदर दिस रिटर्न इज फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी। जनरली ये तब यूज होती है जब किसी की डेथ हो जाती है और उसका रिप्रेजेंटेटिव ये रिटर्न फाइल कर रहा होता है। अगर आप तो खुद फाइल कर रहे हो तो नो करिए, और किसी की डेथ के केस में फाइल कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल्स के साथ आप उनकी आइटर फाइल कर सकते हैं। तो ये था पहला, जहां पर आगे आपकी जर्नल इंफॉर्मेशन। अब बढ़ रहे हैं दूसरी टैब पर। टैब है आपकी इनकम डिटेल। आइटर ऑनलाइन फाइल करते हो ना, तो आपको एक रिमाइंडर विंडो आती रहती है बार बार कि सेव ड्राफ्ट कर लीजिए, और ये बहुत जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक टाइमर दिया हुआ है आपको। ये टाइमर अगर खत्म हो गया तो पेज ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, फिर आपने जितनी भी डिटेल्स डाली होंगी अगर सेव नहीं की होंगी तो वो यहाँ से गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो मेक श्योर सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते रहे। अब हम बात करते हैं इनकम डिटेल्स की। सबसे पहले दिख रहा है आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बट यहाँ पे जो डिटेल है वो हमें डायरेक्टली नहीं डालनी, इसके लिए हमें टैब यूज करनी है BP। तो इसमें कौन सी डिटेल जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। तो चलिए सबसे पहले इसी पे बढ़ते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम, और इसी पेज पर आपको डिडक्शंस डालने की भी ऑप्शन मिलती है। पहले हम आ रहे हैं BP पेज पर। यहाँ पर अब हमें डालनी है, अगर मेरी इनकम है बिजनेस से और मैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखा रही हूँ अपने बिजनेस की टर्नओवर को, यहाँ पर अपना प्रॉफिट प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखा रही हूँ, तो मुझे सेक्शन 44A(D) यूज करना है। ठीक है, और कैसे और क्या टर्नओवर लिमिट है, कितनी परसेंटेज लिमिट है, वो भी आपको साथ साथ बता रही हूँ। नेम ऑफ द बिजनेस डाल दीजिए, जो भी आपके बिजनेस का नाम है। अगर आप अपने नाम से ही रन करते हैं तो अपना नाम यहाँ डाल सकते हैं। बिजनेस के कोड, दिस इज अ वेरी बिग लिस्ट, एंड आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे सभी के लिए यहाँ पर सेक्शन दिए हैं। वेदर आप मैन्युफैक्चरर हैं, वेदर आप रिटेल बिजनेस करते हैं, वेदर आप होलसेल करते हैं, वेदर आप रेंटिंग करते हैं, तो सभी के सभी सेक्शंस यहाँ पे कवर हैं। आपको यहाँ से चूज करना है। आप अपना बिजनेस कोड यहाँ पर इस लिस्ट को पढ़ते हुए केयरफुली निकाल लीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेरी करते हैं वीडियो में कमेंट करके, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक बिजनेस के लिए आपको कोड बताऊं, और कोई भी कोड आपको नहीं मिल रहा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का नहीं मिल रहा, तो सबसे नीचे इन्होंने ऑप्शन दे दी अदर मैन्युफैक्चरिंग नोट इंक्लूडिंग एल्सवेयर, अदर सर्विसेज नोट इंक्लूडिंग एल्सवेयर, या अदर अदर एक्टिविटीज नोट इंक्लूडिंग एनीवेयर, अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। इसी तरह से रिटेल के लिए भी है अदर रिटेल बिजनेस। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस है वो चूज कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर चूज करूँ, जो रिटेलर्स के केस में मैक्सिमम यूज होते हैं,
जैसे अगर इनमें से कुछ है जो पर्टिकुलर वर्ड्स लिखे हैं तो चूज करिए, अदरवाइज मैं यूज कर रही हूँ रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट। तो कोड को बहुत ही केयरफुली चूज करना, ठीक है, आपके बिजनेस की जो एक्टिविटी है, जो गुड्स आप सेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब बात कर रहे हैं, अब आपको दिखानी है ग्रोस टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट। टर्नओवर मतलब आपकी सेल, सेल की लिमिट मैंने क्या बताई, 2 करोड़, तो अप टू 2 करोड़ आपकी टर्नओवर है तो ही आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे टर्नओवर को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। ऐसी टर्नओवर जो आपकी कैश में है उसको अलग से दिखाना है, और ऐसी टर्नओवर जो आपको अदर मोड से मिली है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर आया है, चेक से आई है, आपको ड्राफ्ट से आई है पेमेंट, या किसी और ई पेमेंट मोड से आई है, उसके लिए अलग से बाइफर्केशन है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है जो आपको नेट बैंकिंग से सेल मिली है ना, उस पे तो आप 6% प्रॉफिट दिखा दो या उससे ज्यादा दिखा दो, पर अगर कैश में आपने रिसीव किया है अपनी टर्नओवर का कुछ पार्ट, तो उस पे हमें 8% प्रॉफिट पे टैक्स चाहिए या उससे ज्यादा पे। अगर आप 6% या 8% से भी कम दिखाना चाहते हैं अपनी इनकम, तो फिर आपको ऑडिट कराना होगा, यहाँ पर लिखा भी है। चलिए अभी कैलकुलेशन कैसे होगी समझते हैं। कैलकुलेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ हमारा मोस्ट पावरफुल टूल एक्सेल। तो आपकी जितनी भी बिजनेस की टर्नओवर है अपनी बैंक स्टेटमेंट से निकाल लीजिए, साथ ही आपकी जो कैश टर्नओवर है वो अलग से आप एक्सेल में अपनी वर्किंग कर सकते हैं। चलिए आप करिए मेरे साथ साथ प्रिपेयर। सेल को हम बाइफर्केट करेंगे यहाँ पर मेरी अदर देन कैश एंड कैश सेल। अदर देन कैश आपको कहाँ से मिलेगी अपनी सेल? आपके बैंक स्टेटमेंट से। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, मेरी अदर देन कैश की सेल है 20 लाख और कैश की मेरी सेल है 10 लाख। तो आप भी अपनी सेल एंटर कर लीजिए। अब अदर देन कैश पे मुझे कितनी इनकम दिखानी है? टर्नओवर पे मुझे दिखानी है 20 लाख का 6%। ये तो मिनिमम है, मैं चाहूँ तो ज्यादा दिखा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगी इसकी इनकम 1,50,000, ठीक है। और कैश वाली सेल का मुझे मिनिमम कितना दिखाना है? 8%। मिनिमम मुझे 80,000 इनकम दिखानी है, बट मैं दिखाना चाहती हूँ 1 लाख, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आपने कैलकुलेशन कर ली। मेक श्योर अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ तो वहां पे एक बार चेक कर लीजिए जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो 6 या 8% से कम नहीं होना चाहिए, वरना आप ये ITR4 फाइल नहीं कर पाओगे। चलिए मैं इसे अब एंटर कर लेती हूँ। पहले मुझे टर्नओवर एंटर करनी है, तो अदर देन कैश की टर्नओवर मेरी 20 लाख है और कैश की 10 लाख है। चलिए इसे एंटर करते हैं ITR4 में। अदर देन कैश की है मेरी 20 लाख और कैश की है मेरी 10 लाख। मैंने एंटर कर ली। अब मुझे दिखाना है इसका प्रॉफिट। तो 6% इनकम के लिए मैं दिखा सकती हूँ 1,20,000 का प्रॉफिट, पर मैं ज्यादा दिखा रही हूँ तो 1,50,000 मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ। और 8% यानी कैश की जो मेरी सेल है उसका प्रॉफिट मैं 80,000 दिखा सकती हूँ, पर मैं 1 लाख दिखा रही हूँ। तो इस ITR में क्या होता है, आप अलग से कोई भी एक्सपेंस फिर क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आपने अपनी टर्नओवर का स्पेसिफिक परसेंटेज इनकम में दिखा दिया और आप यहाँ पर सेव ड्राफ्ट करते हैं ना, ठीक है। तो यही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 44AD में आप कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं करोगे, चाहे आपने बिजनेस में फिर कितने भी एक्सपेंस किए हैं। सीधा आपको टर्नओवर का स्पेसिफिक परसेंट या उससे ज्यादा अपनी इनकम शो करें। ईयर हम कौन सा देखेंगे यहाँ पर? 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, वहां तक की ही बैंक स्टेटमेंट आपको निकालनी है। मैं एक चीज जो आपके साथ यहाँ शेयर जरूर करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले माई अकाउंट में जाके व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करना है और अपना 26AS चेक करना है। 30 जून के बाद आपका 26AS अपडेट हो जाए। मेक श्योर इसे जरूर चेक करें, TDS या TCS कटा है तो मेक श्योर पूरा का पूरा आपके 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। नहीं हो रहा तो जिसने आपका TDS काटा है उनसे बात करिए। और कई बार क्या होता है, वैसे तो इसमें 26AS की डिटेल ऑटो फिल होके आती है, नहीं आ रही तो आप खुद कर लेना, बट अपने 26AS को जरूर डाउनलोड करना और जरूर उसे चेक करना। आ गए हम सेक्शन 44ADA। अगर आप प्रोफेशनल हैं या अगर आपका TDS सेक्शन 194J में कटा है, यानी 10% TDS कटा है। कई बार पर्सन को लगता है कि मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ,
बट वो एक्चुअली रिटेनरशिप बेसिस पे होते हैं, उनका 10% टीडीएस कट रहा होता है डायरेक्टली, तो उस केस में भी उनको आईटीआर 4 भरनी है। फ्रीलांसर्स की मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कि हमारा 10% टीडीएस कटना है तो कौन सी आईटीआर भरनी है, तो आपको ये वाला सेक्शन यूज करना है। इसमें आपके पास बिजनेस कोड्स की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अदर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, डेटा प्रोसेसिंग, आईटी सर्विसेज, आर्किटेक्ट, टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग, इंजीनियर, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर, फोटोग्राफर, बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जर्नल हॉस्पिटल, तो आप देख सकते हैं नर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, डॉक्टर्स के लिए भी बेसिकली यही रिटर्न है। सभी कोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप देखना ना आपके लिए जो भी कोड रिलेवेंट हो। नेम ऑफ बिजनेस जरूर डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना मैंडेटरी नहीं है। अब 44 ADA में जो आपको इनकम दिखानी है उसकी कोई बाइफर्केशन नहीं है कि कैश में कितनी है और बैंक में कितनी आई है, सिंपली आपको जितनी आपकी ग्रोस रिसिप्ट है। तो मेरी जो प्रोफेशन से ग्रोस रिसिप्ट है वो है 10 लाख, ठीक है। अब मुझे जो इनकम डिक्लेयर करनी है, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है 50% या उससे ज्यादा, तो मैं इसका 50% या उससे ज्यादा तो दिखा सकती हूँ, कम नहीं दिखा सकती। कम दिखाऊंगी तो मुझे ये आईटीआर 4 यहाँ पर फाइल करने ही नहीं देगा और फिर मुझे ऑडिट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 5,50,000 की इनकम डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपना कोड चूज कर लें, जैसे मैं यहाँ से जो कोड चूज कर रही हूँ वो टैक्स कंसल्टेंसी कर रही हूँ। 10 लाख की मैंने इनकम दिखाई है, 5,50,000 का मैंने यहाँ पर इनकम उस पे रिसिप्ट्स पे ले लिया है। नेम ऑफ बिजनेस डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपने 44 ADA सेक्शन को भी समझ लिया। अब हम आ गए सेक्शन 44 AE पर। ये उनके लिए है जो पर्सन्स व्हीकल ऑन करते हैं, पर उनकी जो लिमिट है वो है 10, यानी 10 से ज्यादा व्हीकल है तो आप इस आइटर को यूज नहीं कर पाओगे, और जो प्रेस्क्राइब्ड प्रॉफिट उन्हें दिखाना है उतना ही दिखाना है, उससे कम दिखाएंगे तो फिर ऑडिट कराना पड़ेगा। तो 44 AE उन पर्सन के लिए रिलेवेंट है जो लीजिंग एंड हायरिंग का बिजनेस करते हैं, ट्रक्स का या व्हीकल्स का। चलिए अब हम आ गए नीचे। अब क्योंकि ये फॉर्म के लिए भी एप्लीकेबल है, तो फॉर्म्स अगर इसे भर रही होती तो सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर भी उसे दिखाना पड़ता, पर मैं फॉर्म के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं सिंपल छोटे बिजनेसमैन के लिए बता रही हूँ। यहाँ आ गई आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द बिजनेस, जो मुझे दिख रही है 8 लाख, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 जगह इनकम डाली है, मैंने 44 AD में भी डाली है और ADA में भी डाली है। तो आपको चेक कर लेना है आपकी बिजनेस इनकम बिल्कुल सही आ रही हो। ये जो 8 लाख की इनकम है ना, अब ये चली गई होगी आपकी इनकम डिटेल में, देखिए यहाँ आ गई सबसे ऊपर बिजनेस की इनकम। अब फिर से हम BP पे जा रहे हैं क्योंकि नीचे की कुछ चीजें आपको बतानी है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास GST नंबर है तो आपको अपना GST नंबर भी यहाँ एंटर करना है, और GST में आपने कितनी टर्नओवर दिखाई है वो आपको दिखानी है। तो मेक श्योर अगर आप GST रिटर्न्स भर रहे हैं तो जितनी इनकम आप यहाँ दिखाएं ITR में वो मैच होनी चाहिए आपकी GST की टर्नओवर से, वरना आपके पास आ जाएगा नोटिस। और मैं इसके लिए आपको पहले ही गाइड करती रहती हूँ कि आपको हमेशा अपनी प्लानिंग ऐसे ही करनी है कि आपकी GST टर्नओवर आपकी इनकम टैक्स की टर्नओवर से मिसमैच ना हो, पहले ही ये चीज माइंड में रख के आपको चलनी है। और अगर आपके पास बहुत सारे GST नंबर हैं तो सेपरेटली ऐड करके आपको यहाँ पर GST नंबर और उसकी टर्नओवर जो आपने GST रिटर्न्स में दिखाई है वो यहाँ पे जरूर दिखानी है। अब आ गए आपके फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स। ये वैसे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप चाहें तो सभी भर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने जो मैंडेटरी की है ना वो है E15, 19, 20 एंड 22। तो E15 है आपके क्रेडिटर्स, यानी अगर आपको किसी को पैसा देना है, अगर है तो डालिए, वरना 0 एंटर जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर है E19 में आपका स्टॉक, अगर है तो डाल दीजिए, वरना 0 एंटर कर दीजिए। E20 में है आपके डेटर्स, आपको किसी से पैसा लेना है तो डालिए। एंड देन E22 कैश इन है, तो आपका जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2020 को, वो आपको यहाँ दिखाना है। और ये तो मैंडेटरी डिटेल्स हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पे बैलेंस विद बैंक की ऑप्शन है, इसे जरूर दिखाएं, बिकॉज ये आपके बैंक स्टेटमेंट जो आपने निकाली है ना उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा सभी का ऐड करके 31 मार्च 2020 का, तो अपना बैंक बैलेंस यहाँ पे जरूर शो कर दें। इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स हैं वो अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, मैंडेटरी डिटेल्स को ही यहाँ पर ऐड करिएगा। तो अब सेव ड्राफ्ट कर लीजिए। ये हो गई प्रिपेयर आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम की शीट, जिसकी इनकम हमारी इनकम डिटेल में भी आ गई। अब अगर आपको सैलरी भी मिलती है
तो आप लीजिए अपना फॉर्म 16। वैसे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर बहुत सारी ऑटो फिल हो जाएंगी, नहीं है तो आप खुद डाल लीजिए, बट अगर ऑटो फिल है तो पहले चेक कर लीजिएगा। तो सैलरी एग्जैक्टली फॉर्म 16 में ऐसे ही दिखेगी आपको। सेक्शन 17(1) का जो अमाउंट है यहाँ डाल दीजिए, आपके सेक्शन 17(2) का अमाउंट है वो यहाँ डाल दीजिए, सेक्शन 17(3) का 0 है तो 0 भी डालनी है, ठीक है। नीचे आपको आपके एग्जाम अलाउंस शो करने होते हैं। मैंने जो आईटीआर 1 की वीडियो बनाई है उसमें डिटेल में बता दिया है, फिर भी यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए ये वीडियो लंबी है क्योंकि मैं सभी के पर्पज से इसे बना रही हूँ। तो एग्जाम अलाउंसेस की है लंबी लिस्ट। अगर आपको इस तरह के एग्जाम अलाउंस मिले हैं जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन, ये भी आपके फॉर्म 16 में दिए होंगे सेक्शन 10 के। रेम्यूनरेशन, अलाउंसेस, डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेचुटी, कम्यूटेड पेंशन, ईएल और कंपनसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, एचआरए के लिए ये वाला सेक्शन है, अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। और अगर इनमें से कोई अलाउंस नहीं है तो सेक्शन 10, 14(1) और 14(2) में फॉल कर सकता है, जिसकी लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इनमें से किसी में भी नहीं है तो एनी अदर में होगा। एनी अदर चूज करिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए और अमाउंट डाल दीजिए। तो मेक श्योर अपने एग्जाम अलाउंस जो आपके फॉर्म 16 में दिए हैं वो जरूर डालिए। कई बार एम्प्लॉयर क्या करता है, एग्जाम अलाउंस जो होते हैं ना उनको मर्ज कर देता है फॉर्म 16 में, तो फिर उनसे बाइफर्केशन जरूर ले लेना, इससे आपकी सैलरी की डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है जैसे ही आप सैलरी एंटर करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ सैलरी एंटर कर लेती हूँ 2,50,000 की, इस पे मुझे 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होते तो एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आप पर एप्लीकेबल होता, अगर आपके फॉर्म 16 में होता तो डाल देना। प्रोफेशनल टैक्स है तो आता। अभी यहाँ पर क्या हुआ, मैंने पीछे एक्चुअली नोट एप्लीकेबल किया था ना सैलरी को, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे पास प्रोफेशनल टैक्स वगैरह डालने की ऑप्शन नहीं आई। अब ये हो गया, हमने सैलरी डिस्कस कर ली है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका खुद का घर है बट आपने लोन लिया है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को चूज करिए, और लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ डाल दीजिए, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। मान लीजिए इनके केस में है 1,50,000 का इंटरेस्ट, तो वो डिडक्शन इनको मिल गई। अब हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं आपने उसे रेंट पे दिया है, तो लेट आउट चूज करिए। लोन भी लिया है तो भी आप उसका इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे जितना रेंट आपको मिला है, मान लीजिए आपको 1 लाख का रेंट रिसीव हुआ है पूरे साल में, ठीक है, तो नीचे 30% की रिबेट मिलती है एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर लेट आउट है तो लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, नहीं है तो सिलेक्ट कर दीजिए। बट यहाँ पे मैंने क्योंकि डेटा डाला है तो इसीलिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, मैं इसे एक बार हटा देती हूँ और यहाँ पे से सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज कर लेती हूँ। तो अपना हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट ले लेना, आपने जहां से लोन लिया है वहां से मिल जाएगा, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का। उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग होगा, वो यहाँ दिखा देना, और जो उसका प्रिंसिपल दिया होगा ना वो सेक्शन 80C में आप एलिजिबल होंगे। मान लीजिए मेरे केस में है 1 लाख, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो जल्दी से अपनी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंटर कर लो, कर ली अब आपने। अब हम आ गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे। यहाँ हमें कुछ इनकम दिखानी होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसे नहीं दिखाते या भूल जाते हैं। जो आपको आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिला है, बैंक्स क्वार्टरली या 6 मंथली इंटरेस्ट देते हैं, वहां आपके बैंक स्टेटमेंट में या तो INT लिखा होगा या INTT लिखा होगा या एग्जैक्ट इंटरेस्ट लिखा होगा, सभी को टोटल करो और यहाँ पे डाल दो। मान लो मेरे केस में है इंटरेस्ट 5,000 का, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही यहाँ पे आप इंटरेस्ट डालो नीचे आ जाओ, यहाँ पर सेक्शन दिया है ATTTA, जितना इंटरेस्ट ऊपर डाला है उतना ही यहाँ पर डाल दो। आपको यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 तक की रिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट की। अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर होता, मान लो 15,000 का होता, ठीक है, तो आपको इनकम में तो 15 ही दिखाना होता, पर डिडक्शन कितनी मिलती आप देख सकते हैं 10,000 की। सीनियर सिटीजन आप होते तो ATTB आपके लिए एक्टिव हो जाता और आपको फिर डिडक्शन एलिजिबल हो जाती है सेविंग प्लस FD के इंटरेस्ट पे 50,000 की। तो अदर देन सीनियर सिटीजन को FD के इंटरेस्ट पे डिडक्शन नहीं मिलती। अगर आपकी और भी इनकम है तो ऐड कर लीजिए, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यानी FD वगैरह से कोई इनकम मिली है इंटरेस्ट की तो वो ऐड कर दीजिए। इनकम टैक्स से रिफंड आया, उस पर इंटरेस्ट मिला है तो वो आपको यहाँ पे ऑटो फिल होके मिलेगा। अभी ये डेटा 30 जून तक अपडेट हो जाएगा सारा। फैमिली पेंशन अगर आपको मिल रही है तो फैमिली पेंशन डालिए, नीचे उसकी डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। कोई और इनकम है इन चारों कैटेगरी के अलावा तो एनी अदर करिए, अदर इनकम लिखिए या जो भी आपकी इनकम का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखिए और वहां पे इनकम डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको दिखानी है अपनी अदर इनकम। यहाँ आ जाएगी आपकी ग्रोस टोटल इनकम। जो ये ग्रोस टोटल इनकम आपकी आई है, अब इसे केयरफुली चेक कर लो कि आपने जो इनकम दिखाई है
वो बिल्कुल आप उतनी ही दिखा रहे हो जितनी दिखाना चाह रहे थे। अब आ गई हम डिडक्शंस पार्ट पे। इसमें एक नया चेंज हुआ है। ये जो ऊपर का जो ऑप्शन है ना यस या नो करने का, ये तभी एक्टिव होगा जब आप यहाँ पे कोई डेटा डालोगे। जब तक आप यहाँ पे कोई डेटा नहीं डालोगे ना, तो ये ऊपर का जो टैब है एक्टिव नहीं होगा। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 20 के बीच में की है तो आपको यस करना होगा, नहीं की है तो नो करना होगा। यस कर दोगे ना अगर आप, तो आपको फिर एक एक्स्ट्रा शेड्यूल और फिल करना पड़ेगा, शेड्यूल DI, क्योंकि इसमें आपको बाइफर्केशन देनी है। अप्रैल 20 से 30 जून तक की जो डिडक्शन है उसको बताना है कि आपने वो कितनी की है। मान लीजिए 80C की 1 लाख की डिडक्शन में से 20,000 का अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था अप्रैल में, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बाइफर्केट करके दिखाना है। तो शेड्यूल DI में सिर्फ इतना ही है। हम फिर से एक बार इनकम डिटेल पे जा रहे हैं, तो मेक श्योर यहाँ पे ये केयरफुली आप डाल लेना अपनी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो सेक्शन 80C में कौन सी आती है हमारी, बेसिकली प्रिंसिपल आ जाता है आपका हाउसिंग लोन का, लाइफ इंश्योरेंस, PF का कंट्रीब्यूशन, बच्चों की ट्यूशन फीस एक्सेट्रा। इसकी लिमिट कितनी है, 1,50,000। मैं यहाँ पर मेजर डिडक्शन भी आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट वाली। 80C से लेकर 80CCD2 ये पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की होती है। कुछ का एम्प्लॉयड ही करता है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आप, तो आपको NPS स्कीम की ऑप्शन दी जाती है। NPS में आपने इन्वेस्ट किया है तो सेक्शन 80CCD1B आपके लिए एप्लीकेबल है, और इसकी लिमिट है 50,000। आप इसमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट ले सकते हो। डिडक्शंस की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डिटेल में बनाई है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख लेना। अब बात करते हैं सेक्शन 80D। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल मेडिक्लेम कराना सभी के लिए जरूरी है। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो आपको यहाँ पर ही डिटेल नहीं डालनी है, आपके लिए एक शेड्यूल आ चुका है जो है शेड्यूल 80D। तो 80D में आइए, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, पहले तो यहाँ पर ये बताइए कि क्या आप सीनियर सिटीजन हैं। अगर हैं तो यस करिए, यस कर दोगे तो नीचे जो डिटेल है ना वो आपको सीनियर सिटीजन वाले कॉलम में डालनी है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस अलग बताना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलग बताना है, और मेडिकल एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हो कब, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रहे हो। तो ये आपके लिए सीनियर सिटीजन अगर आप हो, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो नो कर दो। फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ दिखाना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यहाँ दिखाना है। मान लीजिए इनके केस में है 15,870, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये क्लेम कर रहे हैं 5,000 का, इतनी ही इसकी लिमिट है। सेफ ड्राफ्ट भी करते रहिए, और अगर आप इसे क्लेम नहीं कर रहे हैं तो नोट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली पे चूज कर सकते हैं। फिर आ गया हमारे पास, अगर आपने पेरेंट्स के लिए भी मेडिक्लेम कराया, आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पर डिपेंडेंट हैं, तो पहले तो आपको बताना कि क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं। अगर है तो यस करिए, तो नीचे की दोनों तीनों ऑप्शंस आपके लिए एक्टिव हो गई, इसमें डेटा एंटर कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं क्लेम कर रहे हो तो नोट क्लेमिंग कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेक्शन 80D फिल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल फिल कर दोगे ना, तो ये आप डिडक्शन का सेक्शन देख सकते हो, 80D यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। 80DD आपका है, अगर आपने आप पर कोई अगर आप पे कोई डिपेंडेंट पर्सन डिसेबल है। 80DB आपका कोई स्पेसिफाइड डिसीज में ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ से आपको चूज करना होता है और फिर डिडक्शन लेनी होती है। 80E हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट 80E में अलाउड होता है। 80EE और 80EEA ये कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए डिडक्शन आई थी, सब पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका हाउसिंग लोन है तो आप उसे यहीं पर क्लेम कर लेना, इंटरेस्ट यहाँ पे और प्रिंसिपल यहाँ पे। 80EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने पर अगर आपने लोन लिया है तो उसकी नई डिडक्शन आई थी, अगर आपने लिया है तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो। डोनेशन टू सर्टेन फंड, कहीं पर आपने डोनेट किया है, जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने PM केयर में डोनेशन किया, बट अगर आपने वो डोनेशन 31 मार्च तक किया होता फिर तो आप इसी साल के इनकम टैक्स रिटर्न में ले लो। यहाँ 80G में आपको यहाँ 100% वाले डिडक्शन में लेना होता है इसे। नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पैन और कैसे डोनेशन किया है वो डाल के, अमाउंट डाल के डिडक्शन लेना होता। पर बहुत सारे लोगों ने इसमें जो डोनेशन किया था ना वो अप्रैल के बाद ही किया था, तो ये इस बार आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। पर PM केयर के अलावा कहीं पर आपने डोनेशन किया है चैरिटेबल पर्पज से तो 80G का जो शेड्यूल है आप इस पे भी क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वहां पहुंच जाओगे, उसे फिल करके डोनेशन की डिडक्शन आप ले लेना। 80GG ये बिजनेसमैन के लिए अवेलेबल है, रेंट पेड की डिडक्शन है। अगर बिजनेसमैन का खुद का घर नहीं है, वो रेंट पे रहता है तो वो 80GG में डिडक्शन ले सकता है। इसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए, मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। ऐसी डिडक्शन है तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, देन 80GC।
ATTTA और ATTTB डिस्कस कर लिया। ATU है अगर आप डिसेबल हैं तो आपके लिए है ये सेक्शन जिसमें आपको डिडक्शन मिलती है। जो भी सेक्शन आपके लिए रिलेवेंट हो आप उसे डिटेल में स्टडी करिए, उसकी डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर लीजिए। मैंने मेजर आपको यहाँ पर बता दिए। जैसे ही आपका सारी डिडक्शन डल जाए, इनकम डल जाए, नीचे आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। अब इस पे लगेगा आपका टैक्स। तो ये जो इस बार की इनकम है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, टैक्स प्लानिंग का पार्ट है, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम तो एग्जाम्प्ट है, पर अगर 5 लाख से 5 लाख एक भी होती है तो पूरा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इनकी इनकम कितनी थी। वैसे तो 6,65,000 थी, पर इन्होंने टैक्स प्लानिंग की, सेविंग्स की, अपनी इनकम को रिड्यूस कर लिया विद इन 5 लाख, मतलब 5 लाख से कम ले आए, तो इनका टैक्स पहले तो बन गया, फिर उस पर रिबेट मिल गई, तो टैक्स कितना हो गया इनका 0। कितना अच्छा रिलीफ मिल गया। तो ये था टैक्स प्लानिंग का आपका पार्ट। हर साल अपनी टैक्स प्लानिंग जरूर करें। ईयर के बिगनिंग में ही हम भी वीडियोस डालते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट होते हैं, उसी से आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अब हमने बीपी भी डिस्कस कर लिया, अब हम बढ़ते हैं टैक्स डिटेल। दिस टैब इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा डेटा 26 ईयर्स से ऑटो फिल होके आता है, बट अभी क्योंकि ITR आई ही है तो कुछ लोगों का डाटा यहाँ पर फिल होके नहीं आ रहा। चिंता ना करें, आप अपना 26 ईयर्स डाउनलोड कर लो और उसमें से जो एग्जैक्ट डाटा है वो यहाँ फिल कर लो। सबसे पहला शेड्यूल है सैलरी पे TDS कटा है तो वो एंटर कर लो। अदर देन सैलरी पे TDS कटा है तो वो यहाँ पे एंटर कर लो। हेड ऑफ इनकम भी यहाँ पे आपको दिखाना होता है कि किस हेड की इनकम है आपकी जिसके अगेंस्ट आप TDS क्लेम कर रहे हो। मान लीजिए मेरा किसी ने TDS काटा, डिडक्टेड है 5,000। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं 26 ईयर्स में आ रहा है, मैं 5,000 ही क्लेम कर रही हूँ। पर जो अब ये डिटेल है इसके अगेंस्ट मुझे बताना पड़ेगा मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम ग्रोस अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो मेरी है 50,000 और हेड ऑफ इनकम भी मुझे बताना पड़ेगा मैंने इस इनकम को कहाँ पे शो किया है। यहाँ पे ऑप्शन दी है ना, हमें 4 ऑप्शन दी है, एग्जाम्प्ट, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस। तो ये जरूर करना है आपको। ठीक है, तभी आपको ये क्लेम, तभी ये आपको यहाँ पर क्लेम होके मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। आपकी यहाँ पर तो शो हो रहा होगा, बट जब तक आप ये इनकम चूज नहीं करोगे और अमाउंट नहीं डालोगे ना, तब तक आपको ये इसका क्रेडिट नहीं अवेलेबल होगा। ठीक है, नीचे है प्रॉपर्टी पे जो TDS कटा है, TCS, और अगर आपने खुद से सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे किया है, वेदर ITR को भरते हुए आपका टैक्स बना या पहले ही कर दिया, तो मेक श्योर यहाँ डालना ना भूले, वरना आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। चालान पे होगा BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट दिया होगा, चालान का नंबर होगा, टैक्स पेड आप डाल देना, तो फिर आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। ये गलतियां मत करना, फिर आना आप टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन की शीट पे, तो आपका अगर कोई एडवांस टैक्स आपने दिया होगा और आप वहां पे डिटेल डाल दी होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। खुद से कोई टैक्स भरा होगा तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। TDS जितना कटा होगा उसका टोटल यहाँ दिखेगा, तो वो तभी दिखेगा जब आप वहां से वो ऑप्शन चूज कर लोगे, अदरवाइज नहीं दिखेगा। और इन्हें केयरफुली चेक भी कर लेना, TCS होगा तो वो यहाँ दिखेगा। उसके बाद जितना टोटल टैक्स आपने पे किया इन चारों को मिला के उसका टोटल आ जाएगा। कोई अमाउंट पेबल बनता होगा यानी टैक्स पेबल बनता होगा तो वो यहाँ शो होगा, और यहाँ पे एक टैब आ जाएगा, बटन आ जाएगा ई पे टैक्स का, उस पर क्लिक करके आपको पहले टैक्स पे करना है, फिर डिटेल टैक्स डिटेल में फिल करनी है, फिर आपको अपनी ITR फाइल करनी है। रिफंड बनता होगा तो यहाँ दिखाई देगा, क्रॉस चेक जरूर कर लेना अपनी सभी डिटेल्स को। अब आपने सारी इनकम अपनी दिखा दी ITR में, बट एग्जाम्प्ट इनकम भी दिखाना बहुत जरूरी है। इस ITR में भी आप एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते हो, बट अप टू 5,000 की, इससे ज्यादा की दिखाना चाहोगे तो ये ITR आपके लिए नहीं है। कौन सी एग्जाम्प्ट इनकम है, कई बार अमाउंट रिसीव हो जाते हैं, पर्सन को मुझसे पूछते भी हैं ये अमाउंट मिला है, वो अमाउंट मिला है, कहाँ दिखाए। तो एग्जाम्प्ट इनकम में बहुत सारी बाइफिकेशन है, देख लो, जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, स्कॉलरशिप, अलाउंसेस ऑफ MP MLA, अवार्ड, परमवीर चक्र, आर्म्ड फोर्सेस की फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ, कोई और आपको कुछ मिला है, एग्जाम्प्टेड डिविडेंड इनकम मिली है। सबसे ज्यादा ना यहाँ पे आती है मुझे सेक्शन 1010D के लिए क्वेरी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई, अमाउंट मिला है, तो वो यहाँ कवर हो जाता है अगर एग्जाम्प्ट है। पहले चेक कर लेना, अगर वो एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पे आपको जरूर दिखाना है अगर उस साल आपको कोई भी ऐसा अमाउंट मिला है। नीचे आ गई आपकी बैंक डिटेल्स, जितने भी आपके एक्टिव बैंक हैं उसका IFSC कोड जैसे ही आप एंटर करोगे नेम ऑफ बैंक आ जाएगा, अकाउंट नंबर डाल देना, और जिस अकाउंट में रिफंड चाहिए मेक श्योर
उसे 2 से 3 बार क्रॉस वेरीफाई करना कि अकाउंट नंबर गलत ना हो। आजकल इंस्टेंट रिफंड लेने के लिए आपको अपना सही अकाउंट नंबर आप दे दोगे और प्री वैलिडेट कर दोगे तो जल्दी से जल्दी आपका रिफंड आ जाएगा। नीचे आओगे तो आगे आपका वेरिफिकेशन का पार्ट, जहां पे आपका नाम और आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिल आएगा। नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, इसमें सेल्फ, पार्टनर या कर्ता आ रहा होगा। आप इंडिविजुअल हैं तो सेल्फ चूज करिए, एचयूएफ की रिटर्न है तो कर्ता यूज करिए, फर्म की रिटर्न है तो पार्टनर यूज करिएगा। प्लेस में डाल दीजिएगा कौन सा प्लेस है, डेट ऑटो फिल आएगी। नीचे जो 3 ऑप्शंस हैं, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, नोट ई वेरीफाई, इसमें से कोई भी आप ना पहले ये ऑप्शन चूज कर लें कि मैं बाद में ये वेरीफाई करूंगा और फिर उसे क्या कर दें, प्रीव्यू एंड सबमिट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ई वेरीफाई नहीं कर सकते, आप बाद में भी कर सकते हो। तो सभी डिटेल्स को केयरफुली चेक कर लें और प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक। प्रीव्यू एंड सबमिट करते ही ये देखिए आपके सामने आ जाएंगी सभी डिटेल्स। क्रॉस वेरीफाई जरूर करिएगा, कभी भी आईटीआर को हरी में जल्दी में फाइल ना करें, क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। अपनी डिटेल्स को पहले प्रिपेयर कर लें। आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी टर्नओवर का, इनकम का खास ध्यान रखिए और फिर जब बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो तो नीचे दिया गया है आपको यहाँ पर सबमिट करने का बटन, अगर नहीं है तो एडिट करने का बटन, और साथ ही इसे आप प्रीव्यू कर सकते हैं पीडीएफ में डाउनलोड करके भी, या फिर अपने पास इस फॉर्म को सेव भी करके रख सकते हैं। तो मेक श्योर केयरफुली सबमिट करना, कोई भी गलती मत करना। अब आईटीआर वे में भी एक चेंज है, वो आपको बता देती हूँ। यानी आईटीआर भरने के बाद जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी ना, उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक बार तो जैसे ही आप आईटीआर को फाइल करोगे आपको कुछ इस तरह की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, जिसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स और नीचे सीधा वेरिफिकेशन होगी, मतलब इनकम कहीं भी शो नहीं होगी। अब ये गवर्नमेंट ने चेंज इसलिए किया है कि बहुत सारे लोग आईटीआर भरने के बाद भूल जाते थे, या तो उसे स्पीड पोस्ट करना, यहाँ पे साइन करने के बाद स्पीड पोस्ट करना होता है, या फिर आप उसे ई वेरीफाई कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग ना भूल जाते थे, ना तो ई वेरीफाई करते थे ना ही वहां पर उसे पोस्ट करते थे, जो एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने अब चेंज क्या किया, अगर आप ऐसा करोगे, ई वेरीफाई नहीं करोगे, तो पहले तो आपको इस तरह की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी जो आपके किसी काम की नहीं है, और फिर आप जब उसे ई वेरीफाई कर दोगे या फिर वो रिसीव हो जाएगी बेंगलुरु में, इनकम टैक्स के ऑफिस में बेंगलोर में, तो उसके बाद आपको इस तरह की एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी, जिसपे लिखा होगा डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट, और इसमें आपकी इनकम डिटेल्स आपको शो होंगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी आईटीआर भी पता नहीं कैसे निकल गई, डर जाते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। तो ये है रीजन, आपकी आईटीआर भी चेंज हो चुकी है। अब आपको उसे या तो ई वेरीफाई करना है, जो आप ऑनलाइन अपने अकाउंट से लॉग इन करके कर सकते हैं, मैं बता रही हूँ कैसे करना है, और ई वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो ये जो एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आपको या तो ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट इसे साइन करके, साइन भी कौन से पेन से, ब्लू पेन ये बोलते हैं प्रेफरेबली, कुछ लोग बिना साइन किए भेज देते हैं तो वो इनवैलिड हो जाती है, तो ये जरूर कर लेना। ई वेरीफाई करने के लिए आप लॉगिन के बाद जब माई अकाउंट में आते हो ना, तो यहाँ आपको ऑप्शन दी होती है ई वेरीफाई रिटर्न की। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको दिख जाता है कि ई वेरीफाई के लिए आपकी कौन सी रिटर्न पेंडिंग है, उसमें आपको क्लिक करना है। और ई वेरीफाई के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाती है, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, आधार ओटीपी से आप कर सकते हो, या डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन यूज की जाती है वो होती है आधार ओटीपी। आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो इजीली हो जाएगा, नहीं है तो नेट बैंकिंग यूज कर लो, वो भी नहीं है तो डीमैट अकाउंट यूज कर लो, वो भी नहीं है तो आधार से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लो। घर बैठे बैठे आपका ई वेरिफिकेशन हो जाएगा, आईटीआर की फाइलिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज आपको पेपर फॉर्म में फिर आईटीआर वीक को भेजना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो आई एम होपिंग आपने पूरी प्रोसेस समझ ली है। मैंने आपको ये इजी वे में बताई है, पर अभी भी आपके पास टाइम नहीं है, दिक्कत है, आईटीआर फाइल खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप legalsahayak.com की पेड सर्विसेज ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना किसी भी और वीडियो को मिस ना करने के लिए। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और स्क्रीन पे भी आपको सभी डिटेल्स दिख रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।